नमस्कार। आज हम सफर पर चलेंगे बिहार के, जिसे कहते हैं ज्ञानोदय की भूमि। अच्छा, एक सवाल। दुनिया का पहला महान साम्राज्य, जीरो यानी शून्य का कॉन्सेप्ट और एनलाइटनमेंट का रास्ता, इन सब में क्या कॉमन है, सोचा है कभी? तो जवाब है, ये सब जुड़े हैं एक ही जगह से, बिहार की पवित्र धरती से। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक भूमि को करीब से जानते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बिहार का एक छोटा सा परिचय हो जाए। चलिए कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, क्योंकि 1912 में इसी दिन ये बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बना था। इसकी राजधानी पटना, वही पटना जिसका पुराना नाम था पाटलिपुत्र, एक महान शहर। और हाँ, यहाँ का राजकीय पेड़ है पीपल, बिल्कुल वही पेड़ जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। और राजकीय पक्षी है अपनी प्यारी सी गौरैया। अब आते हैं बिहार के दिल पर, उसकी लाइफलाइन पर, वो नदी जो सिर्फ बहती नहीं बल्कि इस राज्य को परिभाषित करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गंगा नदी की। देखिए, बिहार को अगर सच में समझना है ना, तो एक गुरु मंत्र याद रख लीजिए। गंगा नदी को हमेशा सेंटर में रखिए। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन, बिहार के भूगोल से लेकर उसकी संस्कृति तक सब कुछ समझने की चाबी है। ये नदी बिहार को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। और ये 2 हिस्से समझिए 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। गंगा के उत्तर का हिस्सा, यहां हिमालय से नदियां आती हैं, पानी की कोई कमी नहीं, बल्कि यहां तो अक्सर बाढ़ आती है। और फिर है गंगा का दक्षिणी हिस्सा, यहां नदियां आती हैं पेनिनसुलर पठार से, जो अक्सर सूख जाती हैं। तो यहां सूखे का खतरा बना रहता है। मतलब एक ही राज्य में एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ सूखा। कमाल है ना? यही बिहार की सबसे बड़ी खासियत भी है और चुनौती भी। तो चलिए पानी की इसी कहानी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, बाढ़ और सूखे की इस पहेली को। तो देखिए, उत्तर बिहार में है कोसी, गंडक, बागमती, ये सब हिमालयी नदियां हैं जिनमें साल भर पानी रहता है। और दक्षिण में सोन, फल्गु, पुनपुन। और नदियों का यही बंटवारा, यही डिवीजन तय करता है कि बिहार में खेती कैसे होगी और लोगों की जिंदगी कैसे चलेगी। और जब हम उत्तर बिहार की नदियों की बात करते हैं तो एक नाम जरूर आता है, कोसी। और इसके साथ जुड़ा है एक सवाल, आखिर क्यों कोसी को बिहार का शोक या सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है? चलिए इसको 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, कोसी जब हिमालय से उतरती है तो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट मतलब मिट्टी और रेत लाती है। दूसरा, वो सारे सिल्ट को मैदान में जमा कर देती है। इससे क्या होता है, नदी का जो अपना तल है वो ऊंचा हो जाता है। और तीसरा, और यही सबसे खतरनाक स्टेप है, जब नदी का तल ऊंचा हो जाता है तो पानी को बहने के लिए जगह नहीं मिलती और वो अपना रास्ता बदल लेती है। और जब भी ये नदी अपना रास्ता बदलती है तो लाती है विनाशकारी बाढ़। तो ये तो हुई भूगोल की बात। अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिहार में गंगा के साथ साथ इतिहास भी बहता है। और इस इतिहास के केंद्र में था एक शहर, पाटलिपुत्र, एक महान शाही राजधानी। कहानी शुरू होती है मगध से, जहां बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजाओं ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव डाली। लेकिन इस कहानी का गोल्डन चैप्टर लिखा मौर्य साम्राज्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य और फिर सम्राट अशोक। इन्होंने पाटलिपुत्र को सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का पावर सेंटर बना दिया था। गंगा के किनारे बसा ये शहर, ये सिर्फ एक राजधानी नहीं था, ये उस वक्त की दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड, नॉलेज और कल्चरल हब था। लेकिन बिहार की पहचान सिर्फ साम्राज्यों और राजाओं तक सीमित नहीं है। असल में ये भूमि है आस्था और ज्ञान की, उन बड़े बड़े आइडियाज की जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी। आप जरा सोच कर देखिए, इसी धरती पर बोधगया में एक राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और वो भगवान बुद्ध बन गए। इसी धरती पर वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ। और यहीं पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। मतलब एक ही जगह बौद्ध, जैन और सिख धर्म के लिए इतनी पवित्र। ये वाकई असाधारण है। और जहां इतनी आध्यात्मिकता हो, वहां ज्ञान का होना तो लाजमी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत था नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये ज्ञान का एक ऐसा सूरज था जिसकी रोशनी लेने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे। और एक चीज जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया वो भी यहीं से मिली। हम बात कर रहे हैं शून्य की, जीरो की। महान गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने यहीं पर जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था। सोचिए, जीरो के बिना आज की मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी कुछ भी मुमकिन नहीं होता। तो ये तो था गौरवशाली इतिहास।
अब इतिहास से निकलकर आज के बिहार को देखते हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, चलिए फटाफट समझते हैं। तो आज का बिहार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 9 डिविजन्स में बटा हुआ है। इन्हें प्रमंडल भी कहते हैं। और ये 9 डिविजन्स कौन से हैं, चलिए एक साथ देखते हैं। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। और इन 9 डिविजन्स को मिलाकर बनती हैं लोकसभा की कुल 40 सीटें, यानी 40 सीट्स, जो बिहार को नेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत ही अहम राज्य बना देती हैं। तो इतने महान इतिहास और इतने अहम वर्तमान के बाद सवाल वही है, प्राचीन साम्राज्यों और अमर विचारों की यह धरती दुनिया को अगली कौन सी बड़ी सीख देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में मिलेगा।